शांभवी जी, जो नतीजे आ रहे हैं 201 मेरी स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़ा है एनडीए का। आपकी अपनी पार्टी जिसने 29 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसमें भी आंकड़ा जो अभी आ रहा है वो हमारे पास 21 का आंकड़ा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ऐसा लग रहा है साथ मिलकर जो पांडव वाली बात कही वो सबको रास आई। नहीं जी, बिल्कुल पांडव वाली बात का तो नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर पता है कि बिहार की जनता ने नफरत और झूठी राजनीति को नकारते हुए विकास की राजनीति को चुना है। बिहार के विकास के लिए बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को चुना है और उन्होंने अपने जनादेश से, ये लोकतंत्र है, जनता का जनादेश ही अंतिम होता है, और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि बिहार जो है वो एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। शांभवी जी, इस बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे। महिलाओं ने भर भर के वोट किया, आप खुद महिला हैं। सेकंड फेज में तो 8% का अंतर था, लगभग 7.5-8% का पुरुष और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में। और सेकंड फेज में वो जगह भी थी जो अमूमन माना गया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, खासकर सीमांचल का। वहां पर भी आपकी पार्टी, आपका गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। उन 24 सीटों में शायद एक ही सीट आरजेडी आगे चल रही थी। क्या वजह है कि नीतीश कुमार आज भी पसंद बने हुए हैं, मुसलमानों की भी और महिलाओं की भी? डबल एम की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली महिला जो है वो एक अनडोमिनेटेबल फोर्स की तरह इस चुनाव में उभरी है और हमेशा से ये कहा जाता था कि महिला जो है वो नीतीश कुमार जी की साइलेंट वोटर्स हैं, एनडीए की साइलेंट वोटर्स हैं, एंड साइलेंटली उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन में जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है वही उनका फाइनल डिसीजन होता है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने बिहार में लड़ी है तो वो एनडीए की सरकार है। हम लोग सब 2005 के पहले का भी बिहार देखे थे जहां पे महिलाओं को आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था। वहां से उन्होंने शुरू किया, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, डोमिसाइल हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं। स्वरोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की, रोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की। तो महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समझती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा की प्लेयर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में और महिलाओं ने ये बता दिया है कि महिला जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं। ठीक है, हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी जुड़े हैं। राजभूषण जी, आपका स्वागत है। जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और ये इस बड़ी जीत का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बिहार की महान जनता, जो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का एक समग्र प्रयास है, सभी लोगों का समग्र आशीर्वाद है हमारी एनडीए के गठबंधन को, और ये उन्हीं की जीत है। तेजस्वी यादव इस वक्त 2288 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोगों को एक्सपेक्टेड था सर, क्योंकि जो आप लोग की टीम भी दावा कर रही थी, ये तो नतीजे उससे भी आगे 200 पार हो गया है। खुद तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, राहुल जी की टीम जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप इस बार लग रहा है कुछ क्या अलग फैक्टर हो गया? निषाद कम्युनिटी ने, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राजकुमार जी, बड़ी संख्या में वो भी लामबंद हुई, क्योंकि जो वीआईपी पार्टी है, जो अपने आप को निषादों और मल्लाहों की पार्टी कहती है, मुकेश सहनी साहब, उसका सुपड़ा साफ है। वो 16 सीटों पे लड़ी और एक पर भी आगे नहीं चल रही है। इस वक्त में बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत रूठ रहे थे, इसीलिए शायद रूठ रहे थे, रो रहे थे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे नहीं किए मुकेश सहनी साहब ने, लेकिन बिहार की जनता ने ये भी एक बार देखिए ना, ये तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए। ये हैरान करने वाला फैक्टर नहीं है। 2288 वोट से पीछे है अभी, हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। देखिए, अब आरजेडी एक तरफ है और तेजस्वी यादव का अपना चुनाव एक तरफ है। चेतन, आरजेडी की तो 27 सीटें हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपना सीट हार जाते हैं राघोपुर से, तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर। वो एक अगर जीत जाता, हाँ, तो हार भी गए तो लोग कहते चलो चलो कभी कभी हो जाता है, एक सीट का कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है और अपनी सीट भी हार गए हैं। इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हारे नहीं है, अभी पीछे चल रहे हैं। मतलब हाँ, करेक्ट, मतलब हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि ये इनकी एकदम सेफेस्ट सीट थी। ये एक तरह से जैसे राहुल गांधी जब अमेठी हारे, हाँ, उस लेवल की हार है और ओवरऑल भी हारे, तो ये उस तरीके का जब हो जाता है उससे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी आरजेडी क्या करेगा, क्या स्ट्रैटेजी लगाएगा। सब कुछ उनका लालू के परिवार पे है
और उनका बेटा जो कि यंग है, एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि जेन जी उनके साथ रहेगा, जो यंग मतलब जो और एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे थे कि युवा वोटर इनके साथ जा रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। अब वो कास्ट फैक्टर भी मैम ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से कई बार आप बहुत ज्यादा ऐसी इमेज बना लो ना कि मुस्लिम यादव तो हमारे हैं, मुस्लिम यादव तो हमारे हैं, तो काउंटर कंसोलिडेशन भी हो जाता है। बाकी सारे कहते हैं ठीक है फिर हम तुम्हारे नहीं है। पोलराइजेशन ओवर नहीं करना चाहिए। कास्ट खेलने का भी तरीका है, रिलीजन खेलने का भी तरीका है, ओवर नहीं करना चाहिए। पहले यही कहना होता है सबका साथ सबका विकास ही होता है। परिवार भी तो एक नहीं रहा ना चुनाव में। आप ही देखो कि दोनों भाई आपस में थे, वो लड़ लिए पहले तो, उसके बाद जो बहन थी वो इस बात पे नाराज हो गई कि संजय यादव की क्या भूमिका है, तो परिवार ही उनका एकजुट नहीं रह पाया, तो ये भी तो बहुत नेगेटिव गया। नहीं, और अखिलेश जी पहले चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी सीट हार सकते हैं। ये बात हो रही थी कि तेज प्रताप क्या अपनी सीट निकाल लेंगे। अब तेज प्रताप के अब पीछे हो गए हैं। तेज प्रताप से कोई शायद उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वो सीट जीते हैं, लेकिन तेजस्वी की सीट अगर वो हारते हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चेतन, और ये एक सेटबैक होगा जिससे रिकवर करने में इनको समय लगेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा हम इन सब से जाने के पहले, खासकर चेतन और शुभ्रास्ता से। शुभ्रास्ता तो बिहार से आती भी हैं। अब आप तेजस्वी का और आरजेडी का भविष्य क्या देखती है इस मुकाम से, जब आपकी पार्टी सिमट कर 25-30 की सीट पर आ जाए? क्या तेजस्वी अपने कुनबे को इकट्ठा रख पाएंगे? परिवार में बिखराव दिख रहा है, भाई लड़ रहे हैं। संजय यादव को लेकर जो उनकी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनकी एक और बहन ने खुलेआम ट्वीट किया था, रोहिणी ने। क्या आपको लगता है कि परिवार एक रह पाएगा? क्योंकि ठीक रहा कहीं ना कहीं तो फूटेगा। किस परिवार की बात कर रहे हैं? मैं लालू यादव के परिवार की बात कर रहा हूँ। लालू यादव के परिवार में अगर संजय जी हैं, अगर लालू यादव के परिवार में बाहरी लोग हैं, तब तो परिवार नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर लालू यादव का परिवार, क्योंकि देखिए ये जो वोट है, चाहे वो तेज प्रताप जी के साथ, एक बार हमारे साथ जुड़ गए मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप गए भी थे प्रचार प्रसार करने, लेकिन 200 पार हो जाएगा ये सोचा था आपने? शुभंकर बोल रहा हूं मैं पक्का शुभंकर जी, ये बिल्कुल माहौल दिख रहा था जिस ढंग से हमारी पार्टी का आधार और माननीय मोदी जी का चमत्कार, खास करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जो बोलते हैं, तो हर व्यक्ति के परिवार से कोई न कोई आना चाहिए। और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी उनने अगर ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाए तो जिसके घर में जी मैं आंकड़े देख रहा हूँ, मेरे पास कुछ फिगर्स आए हैं, शायद आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी पीआर एजेंसी की तरफ से ही होगा ये। आपने 22 सीटों पे प्रचार किया और 22 के 22 पर आपके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जब 200 में जा रहा है तो 22 तो आना ही चाहिए। तो तेजस्वी यादव के गढ़ में मोहन यादव की कैंपेनिंग सफल रही? नहीं, माननीय मोदी जी के चमत्कार से भाजपा एनडीए अपने चमत्कार करने में तो क्या मैं ये मानूं कि आप अब बीजेपी के खेमे के सबसे बड़े यादव नेता हैं, ओबीसी नेता हो गए? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते नहीं, क्योंकि वहाँ एक और यादव ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ एसआईआर की से गड़बड़ी हुई है, ये हम यूपी में नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये खबर हम लगातार चला भी रहे हैं मोहन जी। ये कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन ने जो निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, उसी का परिणाम है कि एक के बाद एक पूरे देश में एनडीए के प्रति लोग सच में विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये प्रमाण है कि एक गोली नहीं चली और दोनों चरण के चुनाव निष्पक्ष होकर के रिजल्ट आ रहे हैं। ये अपने आप में सुशासन की माननीय मोदी जी के मोहन यादव जी, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद पीछे हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि हम एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे, तो एक तेजस्वी यादव को तो आपने पीछे कर दिया। आपका कंपैरिजन एक अखिलेश जी से होता है, लग रहा है वहां भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी आपको आगे। देखिए, मेरा तो सुझाव इतना ही है कि हम किसी को नहीं देखते, हमारी पार्टी को देखते हैं, और हम एनडीए में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां पार्टी कहेगी वहां काम करने को तैयार है। तो क्या इसको मोहन का सम्मोहन माना जाए? नहीं, केवल मोदी जी का संबोधन माना जाए। जी, लेकिन मोहन जी, आपकी नजर में की फैक्टर क्या रहा, और क्या बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने की सोचना शुरू करेगी, प्लानिंग शुरू करेगी, या इसी चुनाव में, क्योंकि हमारा हाईकमान की भी सरकार बना सकते हैं आप? देखिए, माननीय मोदी जी, अमित जी जैसा चाहेंगे, हमारे यहाँ तो क्या हाईकमान है वो तय करते हैं, और हमारी पार्टी जनतांत्रिक पद्धति को लेकर चलती है। और जब हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में, तब भी माननीय मोदी जी ने सबको लेके साथ चलने का जो प्रयास किया है, हम उसी भाव को लेके चलते हैं। मेरी अपनी ओर से, मैं एक सभा में हूँ, अब मैं आपको यहीं से विदा ले रहा हूँ, माफी चाहते हुए बधाई दे रहा हूँ। ये मोहन जी ये बताइए, अब आप अपना बंगाल में कितना समय देने वाले हैं? नहीं, मैं पार्टी जो कराएगी वो करने को तैयार हूँ,
लेकिन मैं अपने राज्य के अंदर खुश हूँ, मेरे राज्य के साथ में जनता की बेहतरी के लिए भोपाल, माननीय मोदी उज्जैन जी और ने इंदौर दिया। का क्या होगा अगर आप ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे तो? नहीं, ऐसा नहीं, हमारा तो राबड़ी से रहेगा। हम यहाँ से अपना मध्य प्रदेश अरे हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमको अपने राज्य की चिंता भी रहती है सर। राज्य का मुखिया बाहर घूम रहा है। लेकिन जोक सपाट क्या ये बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दम पर अपनी पार्टी को बिहार में खड़ा करे? ये हाईकमान और हमारी पार्टी विचार करती है, हम जैसा लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन सबके साथ चल करके एनडीए हमेशा इसी प्रकार से बढ़ता है और एनडीए के लोगों को भरोसा भी इसीलिए जी। मेरी अपनी ओर से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ फोन लाइन पर थे। 22 रैलियां संबोधित की और 22 के 22 जगहों पर। और सर अगर आप जो बात चल रही थी बीजेपी का सीएम कैसा होगा बिहार में, तो ऐसे होगा जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, इतना डिप्लोमेटिकली। इन्होंने कई बार कोशिश की, आप सबसे बड़े यादव लीडर है, कोई मतलब ही नहीं है, मैं कार्य करता हूं। तो आप जो कह रहे हो कि पर्सनैलिटी बनाएंगे बिहार में, वो नहीं होने वाला है, मेरे को नहीं लगता। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 201 आप भी ग्राउंड पर थी, आपको लगा था ये 160 प्लस हर हाल में था। मैं आपको बताऊं, कल हमारी अखिलेश जी से भी बात हो रही थी कि क्लीन स्वीप है, लेकिन 160 से आप गिनती शुरू करिएगा, क्योंकि जो महिला वोटर है वो एक ही सेंटेंस में मैं टिकी रही हूँ कि वो 160 से आप गिनती इसलिए शुरू करिएगा क्योंकि महिला वोटर अगर 8%, 1%, एक छत्र चला गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में एक ही चीज कॉमन थी जो हमने ट्रैवल में देखी थी, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। महिलाओं के अंदर जो पुराना डर है वो इतना स्ट्रांग है आज भी। आपने राम को तो नहीं देखा, लेकिन राम की कहानियां सुनी है, और सदियों पुराने राम पर आप जितना विश्वास कर लेते हैं, तो 3 दशक के पहले के जंगल राज पर अगर आपकी माँ आपसे कहे कि बेटा तुम्हें यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है, और उसके लिए ये करना है, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। पर उससे ज्यादा 10,000 जो आखिरी में दिए गए वो बड़ा ट्रिगर था। पर उससे भी बड़ा अगर फैक्टर मैं कहूँ तो ये कहूंगी कि वोट मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट किसी भी पार्टी का, जिस तरह से बीजेपी ने किया, ये मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के चुनाव में कोई भी और दल इस तरह से जमीन पर जाकर बूथ टू बूथ मैनेजमेंट नहीं करता। सोशल मीडिया पे आप मनोज्ञा, आज आपको लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आप ग्राउंड पर थी और वो एंकर रिपोर्टर वाला रिश्ता निकल आता है। लेकिन मोहम्मद सलमान साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है। सलमान जी, न जाने कि मुझे वो शेर याद आ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। आपका तो कंपटीशन का लेवल ही चेंज हो गया है। AIMIM और हम जैसी पार्टियां जो है वो आपसे आगे निकल चुकी हैं। तो ये क्या पेनफुल नहीं है, क्योंकि आप देश में बीजेपी के सामने अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे और 61 सीटों पर लड़ने के बाद आप केवल 4 सीटों पर आ गए, केवल 4। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं कि जो रिजल्ट अभी दिख रहा है स्क्रीन पे वो बहुत मेरी नजर में तो नाकाबिले यकीन है। मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप, इतनी कम सीटें हैं और ओवरऑल अलायंस की, हमारे महागठबंधन की कम सीटें हैं। लेकिन अगर आप एनालाइज करें पूरा चुनाव या 1.5-2 महीने की जो सियासी पूरी वो रही, कारकर्दगी रही, पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी और कैंपेन रही। आपके इस शो पे बड़े मशहूर मुसन्निफ हैं चेतन भगत जी, वो अभी कह रहे थे, करीबन आधे घंटे पहले मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र का जैसा बिहार में हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस सेंस में वो बात कही थी, लेकिन वो बात उन्होंने सही कही थी कि चुनाव जिस तरह महाराष्ट्र में भी दिख रहा था उसी तरह बिहार में भी था। महाराष्ट्र में भी लगता था कि नेक टू नेक फाइट है, या हो सकता है कि अपोजिशन की, महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन जब नतीजा आया तो बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोज में था। इन द सेंस वहां भी इतना बड़ा 2/3 का बहुमत आया, और यहाँ तो मुझे लगता है 2/3 से भी ज्यादा हो गया। 243 में ऑलमोस्ट 80% स्ट्राइक रेट दिख रहा है। बीजेपी का तो 90% स्ट्राइक रेट है, 101 में 90 प्लस है वो, और जेडीयू भी 80% से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। जिसने भी बिहार इलेक्शन ही कवर किया होगा, और बतौर खास आपके सारे जितनी भी एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स निकाले थे, अभी आप उनके ऊपर भी सरकाज़म कर रहे थे जो बीजेपी के पुराने लीडर थे। सलमान साहब, बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने इलेक्शन कवर किया था वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है वो काम नहीं करेगी, और शायद वो नतीजों में दिख भी रहा है। 1990 के बाद आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बना, फिर आप पिछलग्गू पार्टी बने, और अब आप बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। एक सामने वाला 90% का स्ट्राइक रेट ले रहा है और आप 61 में 4 सीट।
मैं ना करीबन 40 मिनट से आपके शो पे था। मैं चाह रहा था नॉन स्टॉप 2-3 मिनट आप दे दें तो मैं बात पूरी कर लेता, फिर आपका जवाब दे देता। हम मानते हैं कि हमारी सीटें कम हो गई हैं, पोजीशन की हो गई, लेकिन कम से कम चैनल्स पे हमें थोड़ा वक्त दे दिया जाए तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये मैं अर्ज कर रहा था। तो वो जो महाराष्ट्र के चुनाव की मैं इलेक्शन की बात कर रहा था कि एग्जिट पोल्स जो आपकी सारी एजेंसीज ने दिए थे वो भी एक आंकड़ा दिखा रहे थे, वो भी कई जगह दिखा रहे थे 130 135 और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 200 सीट आएंगी। ये शॉकिंग है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, क्योंकि बीजेपी के भी लोग नहीं जानते थे कि 150 क्रॉस करेंगे। अमित शाह जी जो, और चुनाव में बड़ा चढ़ा के कहा भी जाता है, अमित शाह जी ने बिहार चुनाव में कहा था हमारी जो एनडीए की हैं वो 160 के करीब सीट आएंगी और वो 200 सबके लिए शॉकिंग है। ये मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को एनालाइज करने की जरूरत है कि 20 साल में एक सरकार है, एक ही गठबंधन की, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बिहार पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में। 20 साल से वही पार्टी है जो आज चुनाव 280% स्ट्राइक रेट से जीत रही है, 80% सीट जीत रही है। लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सेकंड यूपी नंबर 1 पे है, क्राइम में बिहार नंबर 2 पे है। कोई नौकरी नहीं दी, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, किसको नौकरियां दी, कौन से अस्पताल खोले, शिक्षा का क्या स्तर है, रोजगार का क्या स्तर है। मुख्यमंत्री के आवास के 500 मीटर दूर पटना में अभी कत्ल हुआ है पिछले 1.5 महीने। सुलेमान जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं, उनका स्वागत है। राजभूषण जी, राजभूषण जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस तरह की बम्पर जीत की उम्मीद आप लोगों के नेताओं को भी नहीं थी। हमारे यहाँ ही आपके बड़े नेता आए थे और उनसे जब सीट का आंकड़ा पूछा था तो उन्होंने 160 से 165 बताया था। तो ये जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, इसने एक बम्पर जीत की तरफ आपको ले जाया। 10,000 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए, क्या ये सही है? कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही गए हैं और इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जगह सक्सेसफुल हुई हैं। जहां जहां महिलाओं को योजना के तहत पैसा दिया गया वहां बम्पर जीत हुई है। इस पार्टी की झारखंड में आप जेएमएम को नहीं पछाड़ पाए, वहां मैया योजना ने काम किया। दोनों फेजेस का नॉमिनेशन जब हो गया तो 23 और 24 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ है, पोलिंग से 8-9 दिन पहले फर्स्ट फेज। सुलेमान साहब अभी क्यों बोल रहे हैं, तब काहे नहीं बोले? अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल ही नहीं हो गया, वैसे भी सवाल विकास, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे। अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल नहीं है, राजभूषण जी से सवाल है। राजभूषण जी आप अपनी बात रखिए। सुलेमान जी, आपका टाइम पूरा हो गया। नहीं, वो तो रखेंगे, बड़ा फायदा हुआ। अरे आपका टाइम पूरा हो गया सुलेमान जी। क्या इलेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ? अरे सुलेमान जी, आपका समय पूरा हो गया है, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ, आप उन्हीं को बुलवाइए। स्वागत है आपका। अगर आप डिबेट की, बहस की गरिमा नहीं रख सकते तो आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए सुलेमान जी। नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजभूषण जी, जिस तरह का अपार बहुमत लोगों ने दिया है, ये निश्चित रूप से हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है। और ये जो हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इनकी बिहार की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से ये हम उनका आभारी हैं। हम अपने निषाद समाज का आभारी हैं, हम बिहार की महान जनता का आभारी हैं। राजभूषण जी, 2019 में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर मुद्दा बनाया और दोनों ही चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए बहुत घातक साबित हुए। क्या आप कांग्रेस को, विपक्ष को इस तरह के शब्दों से, इस तरह के शब्दों के चयन से अपना बचाव रखना चाहिए, बचना चाहिए? देखिए, जिस तरह से विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और आपने देखा कि जिन चुनाव में उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया, और बिहार को जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित बिहार में ला करके प्रचार कराने का काम किया, तो इससे निश्चित रूप से बिहार की जनता में एक आक्रोश था। लोगों ने ये देख लिया कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं
ये अपमानित करने वाले लोगों को सम्मानित करती है और ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करती है, लोगों को राजभूषण दिग्भ्रमित। जी, जो अंक संख्या है वो ये कह रही है कि अगर आप जेडीयू के बिना भी जाते हैं तो भी सरकार बनाना संभव है, तो इसमें इसके लिए बिग ब्रदर वाला डोमिनेट करेंगे या फिर बार्गेनिंग ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम ये एनडीए की जीत है और हम सब एक हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। नहीं, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उनकी पार्टी ने एक ट्वीट किया था ऑफिशियल एक्स पे कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो लोग अंदर सकपकाए कि हो सकता है आप लोग प्रेशर बनाए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच कोई प्रेशर का गेम नहीं होता है। एनडीए एकदम मजबूती के साथ खड़ा है और कोई इसमें अकबकाहट नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और पुनः हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजभूषण जी, वीआईपी पार्टी की बड़ी भूमिका थी, वो कह रहे थे कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, बार बार मुकेश सहनी कह रहे थे कि केवट हैं तो हम ही पार लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए उनके पास कोई विजन नहीं है और जिस तरह से उन्होंने रन छोड़ने का काम किया, बिहार के चुनाव में वीआईपी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कि वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकफुट पर आ गया, उन्होंने दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया और वीआईपी पार्टी का जहां प्रदेश अध्यक्ष खड़ा था चैनपुर विधानसभा से, वहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार देने का काम किया, तो वीआईपी पार्टी इस चुनाव में था ही नहीं और लोगों ने उनको नोटिस ही नहीं लिया। जिस तरह से उनके पास कोई विजन नहीं है निषाद समाज के उत्थान के लिए, हम लोग और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि निषाद समाज के बच्चे को पढ़ा लिखा करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाया जाए। उनके हाथ में लैपटॉप हम देखना चाहते हैं। और एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो पानी में कूद करके राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने दिखाने का काम किया कि निषाद समाज का भविष्य मछली मारना ही है, जिसको लेकर के निषाद समाज में काफ़ी आक्रोश आया कि एक तरफ हम लोग डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं निषाद समाज के लिए और वो अभी भी मछली मारने की बात कर रहे हैं, तो इससे लोगों ने काफ़ी उनके विरुद्ध वोटिंग किया। मनोज्ञा, बहुत रूठ रहे थे वो, शायद जनता भी रूठे गई। अब तो सब क्या कहें। लेकिन आज इंतजार किस नेता और किस पार्टी का है कि वो आए और पिछले 4-6 महीने में उन्होंने जो हवा बनाई थी सोशल मीडिया से लेकर और कन्वेंशनल मीडिया पर, और कहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई नहीं है, तो ऐसा कौन सा नेता है? मनोज्ञा, ये ऐसे सवाल मुझसे ही करते हैं जानबूझकर। विकास को पता है कि मैं कहूंगी सर पेट्रोल पंप पर 0 चेक कर लो। देखिए, ये एक ऋषि कुमार जी, आपकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है। ये मीम है। मतलब आपको भी इंतजार। किसी ने मजाक किया विकास जी कि जितना इंटरव्यू उन्होंने एनडीटीवी को दिया था उससे भी कम सीट आया है। राजभूषण जी से सवाल है कि आप मुकेश सहनी को कटघरे में एक तरह से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत जो है वीआईपी से ही हुआ था, मुकेश सहनी के कारण ही पहली बार मुजफ्फरपुर से आपको टिकट मिला था, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम लोग उस समय एक साथ मिलकर ठीक है राजनीति शुरू किए थे और हम लोगों ने सोचा था कि निषाद समाज अति पिछड़ा समाज का भला करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाद में आकर के इनका जो उद्देश्य रह गया सिर्फ अपने परिवार का विकास और परिवारवादी पार्टी के साथ मिलकर के और पैसा कमाना, अपने टिकट को बेचने का काम इन्होंने किया, इससे बिहार की जनता समझने लगी कि इनका उद्देश्य निषाद समाज का विकास नहीं है, इनका सोच जो है अपने परिवार का विकास है। और इसीलिए निषाद समाज को जिन्होंने सम्मान देने का काम किया, हमारी एनडीए के गठबंधन ने, आप सब जानते हैं मैं पहली बार इलेक्शन जीता और केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो निश्चित रूप से ये मेरी अपनी उपलब्धि नहीं थी, ये निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। और बिहार में भी 3-3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए और आयोग में भी 5-5 लोगों को एडजस्ट किया गया। तो राजनीतिक भागीदारी जो देने का काम है एनडीए की सरकार ने किया है निषाद समाज को, इसीलिए निषाद समाज एकदम बखूबी जानती थी कि हमको एनडीए के साथ रहना है। ठीक है राजभूषण जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए, हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार जी, बहुत बड़ी हार की तरफ महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल जो बार बार कौंध रहा है, वोट चोरी का मुद्दा, उसकी हवा निकल गई। 2019 में चौकीदार चोर है के मुद्दे की हवा निकली थी। अब इस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के भीतर मंथन होता है कभी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
नहीं, देखिए जैसा कि अभी आपने कहा, जो दो शब्दों का आपने उपयोग किया, उसमें एक शब्द जब आप वोटर अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और वोटर चोरी की आप बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे तो वो तो उदाहरण देकर कर रहे थे, एविडेंस देकर कर रहे थे, वो तो ऐसे नहीं कर रहे थे। वो तो आम जनों का वो मुद्दा था तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा था लोकतंत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 4 आ रहा है उससे हमें उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि ये बोल रहे हैं कि वो मुद्दा गलत था, तो वो मुद्दा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो एविडेंस के साथ बात कैसे आप गलत सही की पहचान करते हैं? आपकी स्केल क्या है? चुनाव ही तो वो स्केल होती है ना, वही पैमाना होता है जो तय कर देता है कि मुद्दा था कि नहीं था। देखिए, आप जब उसको आप बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव का जो जीत और हार जो है, कि अगर बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे, पलायन हो रहा है तो आप जस्टिफाई करेंगे, पटना गांधी मैदान में किसी बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है तो आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, कुमार जी, तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। हम तो जब देखिए, से दुनिया बनी है तब से मुद्दे हैं, लेकिन आपने वोट चोरी का मुद्दा तो ताजा लेके आए थे ना। आपने इन मुद्दों के ऊपर का ये अम्ब्रेला मुद्दा बना दिया था, यात्रा तक निकाली थी वो मुद्दा। देखिए नहीं देखिए, वो जो की हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी। देखिए, ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये तो वोटर डिलीशन का मामला है, SIR मैनिपुलेशन का मामला है, क्योंकि हरियाणा के इतने आपको एग्जाम्पल दिए गए, कर्नाटक का दिया गया, महाराष्ट्र का दिया गया, उस पर तो कोई चुनाव आयोग तो कुछ अच्छा से जवाब नहीं दे पाया, तो वो मुद्दे तो बने रहेंगे। लेकिन